Good morning, class 8th students. Today I am going to start a new book, new chapter. Chapter number 2 in civics, that is understanding secularism. This is your civics. अच्छा, चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, आप सभी लोगों को। आपको पता ही होगा बेटा कि हमने चैप्टर 1, 2, 3 जो भी कंप्लीट किए हैं, चाहे अदर बुक्स में हो या हिस्ट्री में हो या सिविक्स में, ज्योग्राफी में। आप ध्यान रख रहे हैं कि मैं आपको दोबारा से बिगिनिंग जो चैप्टर 1 से है, मैंने आपको दोबारा से चीज़ें फिर से स्टार्ट की हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वो सिविक्स में हो या ज्योग्राफी में हो। ये उन सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है जिन्होंने या तो सीरियसली शुरुआत के 3 महीने में कभी पढ़ाई नहीं की, या उन्होंने चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, नोट्स नहीं बनाए, क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए, अपना वर्क नहीं किया, अपनी स्टडी को सिंसियरली नहीं किया। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें दोबारा से पिछले टाइम से ही, जब से आपके यूनिट टेस्ट हुए हैं उससे थोड़ा सा पहले से ही दोबारा से मैंने सोचा है कि ये आपकी क्लास अच्छे से मैं खुद भी आपको कराऊं। तो इस बार आप बेटा कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अगर आप इस बार ऐसी कोई लापरवाही करेंगे तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं होगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कोई चीज़ बेटा आपको दोबारा से दोबारा से समझने को मिल रही है तो आप उस चीज़ का लाभ उठाएं। ठीक, हिंदी में समझा रहा हूँ, हिंदी में लिख के भी सब बता रहा हूँ ताकि सभी लोग को समझ में आ जाए। बेनिफिट टू ऑल, सबको इसका फ़ायदा मिले, बेनिफिट टू ऑल। इसीलिए बेटा आपकी दोबारा से मैंने चैप्टर आपके स्टार्ट किए हैं दोबारा से। ये चीज़ें पहले लेक्चर सीरीज़ में और नोट्स के ज़रिए हो चुकी हैं आपकी, बट फिर भी गार्जियंस की तरफ से अगर ये रहे कि पेरेंट्स कभी ये बोलें कि कोई चीज़ समझ में ना आए या आप कहें, तो उसके लिए मैंने ये खुद से ही अपनी तरफ से दोबारा स्टार्ट किया है। लेकिन अब आप कोई भी अपनी कमी ना छोड़ें, इस बात का आप ध्यान रखें। आप सिंसियर रहेंगे अपने चैप्टर्स को लेके, आप सिंसियर रहेंगे अपने नोटबुक को लेके, सारा वर्क आप टाइम से ही करें बेटा, ताकि इस बार आप पीछे बिल्कुल ना रह जाएं। क्योंकि आगे आपके हाफ ईयरली और जो पीडी टेस्ट 2 होंगे वो भी आएंगे, तो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, आपका आपका कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए चीज़ें दोबारा से आपके लिए स्टार्ट हो रही हैं। आप इसको बेनिफिट लीजिए, इसको मतलब इसको एंजॉय कीजिए अपने क्लासेस को दोबारा से। कोई भी बात होती है आप पूछ लीजिए, और ध्यान रहे कि बेटा 7 PM तक आप अपने होमवर्क को सबमिट किया करें, 7 PM तक। अच्छा, एक बात और रह गई बताने के लिए, ज़रा आप दोबारा से समझ लें उस चीज़ को। जैसे इन चैप्टर्स के कई सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं पहले कर चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर्स या नोट्स जो है हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के और भी चैप्टर्स के। तो जिन लोगों ने नहीं किए हैं उनको तो करना है, डू इट। किन लोगों को करना है? जिन लोगों ने नहीं किए हैं, या न्यू एडमिशन है, या उनको कहीं ना कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या जिनका पीछे कभी रह गया, उनको तो करने हैं हर हाल में। और जिन्होंने कर लिए हैं क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स बनाए, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो दोबारा ना लिखें। ठीक है, मेरी बात क्लियर है ना? मैं हर बार ये बात कह देता हूँ, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं वो ना करें। हाँ, कोई नई चीज़ आती है तो आप उसको लिख लें, सभी लोग लिखेंगे उसको। लेकिन जिन लोगों का न्यू एडमिशन है, बाद में आए हैं या बाद में लेट क्लास ज्वाइन की है, या समझ में नहीं आया पीछे से, तो आप वो उसका बेनिफिट लें, अच्छे से करें अपने सिंसियरली अपने काम को। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप बात ज़रूर ध्यान रखा करें। चलिए, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो यानी कि हमको धर्मनिरपेक्षता को समझना है। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, कि हम किसी भी धर्म को बराबर ही माने, किसी भी धर्म को सुप्रीम ना माने, धर्म के नाम पे भेदभाव ना करें, किसी भी तरह से भेदभाव ना करें। तो वो उस तरह की बात को हम सेकुलरिज्म कहते हैं, और आप देखेंगे भी। इमेजिन कीजिए कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, और आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी हिस्से में रहते हैं जहाँ पे क्रिश्चियन जो फंडामेंटलिज्म है वो बहुत पावरफुल है। मतलब यूएसए में क्रिश्चियनिटी को लेके पावरफुल या अधिकार या
वहाँ के सोसाइटी में, वहाँ के कानून में क्रिश्चियनिटी को ही सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। आप इमेजिन करें, आप सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीज़न, आप अंदाज़ा लगाएं कि यूएस सिटीज़न के बजाय नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। मतलब कोई यूएस सिटीज़न होगा, वही उसी को किराए पे मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। हाउ वुड दिस मेक यू फील? तो आपको कैसा एहसास होगा? आप अमेरिका में हैं, आप हिंदू या मुस्लिम हैं या सिख हैं, और क्रिश्चियनिटी फंडामेंटलिज्म वहाँ मजबूत है, और आपको एक कमरा भी किराए पे ना दे। वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या आपको ये आपके अंदर से बहुत ही कमज़ोर या ख़राब फील नहीं कराएगा आपको? बिल्कुल कराएगा। वट इफ़ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? क्या हो कि आप फैसला लें कि इस कंप्लेन के ख़िलाफ़ आप इस कंप्लेन के साथ जाएं, और आप इस भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के ख़िलाफ़ जाके कंप्लेन करें, शिकायत करें, और फिर आपसे कह दिया जाए कि जाओ, वापस चले जाओ, इंडिया वापस चले जाओ, यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? तब क्या आप नाराज़ और गुस्सा नहीं होंगे? योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स। आपका नाराज़गी, आपकी गुस्सा दो तरह के भाव पैदा करेगा आपके लिए। पहला, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindu Muslims are in a majority. पहले तो आप ये कहेंगे, ये रिएक्ट करेंगे कि क्रिश्चियंस लोग को भी वो सारे अच्छे ट्रीटमेंट मतलब अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार किया जाता है उन सारी जगहों पे जहाँ पे हिंदू या मुस्लिम मेजॉरिटी में है, चाहे इंडिया की बात हो या किसी अदर कंट्री की बात हो। तो आप पहले तो यही कहेंगे कंप्लेन में, ठीक है। फिर सेकेंडली आप, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। इस चीज़ को अपना बचाव पक्ष देने के लिए हम रिटेलिएशन वर्ड यूज़ करते हैं। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, या फिर आप ऐसा रास्ता अपनाना चाहेंगे या आप ऐसा फैसला लेंगे जहाँ पे सभी लोगों को बराबरी का हक मिलता हो, सबको न्याय बराबर मिलता हो। यू मे फाइट स्टार्टिंग that no one should be discriminated against on ground of their religious practices. आप लड़ेंगे उन सारी चीज़ों के खिलाफ कि कोई भी व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है कि उसका रिलीजन क्या है, वो किस रिलीजन को मांगता है, इस आधार पे, एंड बिलीफ, और उसकी मान्यताएं क्या है, इस लेवल पे या इस तरीके से आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट्स रेस्ट ऑन द assumption दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। और ये स्टेटमेंट फिर इस एजम्पशन मतलब जो आपकी मानता है, वो इस चीज़ पे आके रुकेगी या मानेगी कि जो फॉर्म्स हैं रिलीजन से रिलेटेड, इस तरह का डोमिनेशन होना कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, इस चीज़ पे आप कहना चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ों का जो है अंत होना चाहिए, रिलीजन के बेस्ड पे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। और ये जो वर्ड आया था ना कि इस एजम्पशन को और इस डोमिनेशन को एंड होना चाहिए, ये सेकुलरिज्म को सबसे ज़रूरी है कि वो ऐसा होना चाहिए कि धर्म के आधार पे इस तरह का डोमिनेशन जो हो किसी भी तरह से, वो कहीं भी ना किया जाए और उसको जो है हम ना बढ़ावा दें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सेकुलरिज्म की, इस चीज़ को हमें समझना होगा। इस चैप्टर में आप यही रीड करेंगे कि व्हाट इज़ मीन्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट, कि इस चीज़ का मतलब व्हाट दिस मीन्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट, मतलब सेकुलरिज्म का मीन इंडियन कंटेक्स्ट में कैसा होगा। आगे देखिए, हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हमें ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं भेदभाव के। एक्सक्लूजन, बाहर कर देना, एंड प्रोसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सज़ा देना, परसिक्यूशन, किस आधार पे, धर्म के आधार पे। यू मे रीड अबाउट हाउ Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. आप पढ़ेंगे 9th में तो ये आएगा ही कि किस तरह से हिटलर ने ज्यूज़ लोगों को, ज्यूज़ मतलब यहूदी लोग, जो कि आज इज़राइल जिस कंट्री को आप कहते हैं, जिस कंट्री को इज़राइल आप कहते हैं, वो टोटली ज्यूज़ ने ही मिल के बनाया है। उसकी अपनी एक बहुत बड़ी कहानी है
कि सदियों से उनके साथ कितना भेदभाव हुआ, फिर उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया। आज इज़राइल बहुत पावरफुल है। लेकिन हिटलर ने उन लाखों लोगों को मारा है, लाखों ज्यूज़ को जर्मनी में। किस आधार पे? कि ये ज्यूज़ हैं, इनसे नफ़रत करो और ये घिनौने होते हैं, ये गलत होते हैं, कोई भी गलत काम हो इस चीज़ पे डाल दो कि ये ज्यूज़ है। Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minority quite badly. और अगर हम बात करें ज्यूइश स्टेट ऑफ इज़राइल की, तो वो अपने खुद के मुस्लिम और क्रिश्चियंस को बुरे बर्ताव से करता हो या ना करता हो, दोनों तरीके से आप देखें, क्योंकि पहले उनके साथ भेदभाव हुआ है तो अब वो करें। जब इसी लड़ाई में उलझे रहेंगे तो आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं निकलेंगे और आप वहीं ना कहीं वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो मंदिर नहीं बना सकते हैं, चर्च नहीं बना सकते हैं, एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। मुस्लिम्स के अलावा की बात हो रही है। अगर धर्म के लोग हैं तो वो यहाँ तक कि वो गैदर भी नहीं हो सकते हैं किसी पब्लिक प्लेस पे प्रेयर के लिए। आप घर में अकेले कर सकते हैं लेकिन पब्लिक प्लेस पे आप नहीं आ सकते। ये सऊदी अरेबिया में इस तरह के कानून है। In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against member of other religious communities. अब ये चाहे सऊदी अरेबिया की बात हुई हो, इसराइल की बात हुई हो, एक ऊपर एग्जांपल लिया हमने अमेरिका, वहाँ की बात हुई हो, तो आप ये देखेंगे कि जो मेंबर्स हैं एक रिलीजियस कम्युनिटी के, ठीक, वो हमेशा जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं उनमें। आपने देखा these acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state and the expense of other religions। और ये होता पता है कब है? कि जब किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन, ऑफिशियल मतलब आधिकारिक घोषणा करके, स्टेट मतलब यहाँ स्टेट बेटा वर्ड यूज़ होता है गवर्नमेंट के लिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ को क्योंकि आप सिविक्स पढ़ रहे हैं। स्टेट वर्ड हमेशा गवर्नमेंट के लिए यूज़ हो, तो क्योंकि गवर्नमेंट नहीं मान्यता दे दी, हाँ भाई ये तो हिंदू राष्ट्र है, ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये क्रिश्चियन कंट्री है, ये सिख है, ये ज्यूइश स्टेट है, तो जब उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, सरकार बढ़ावा दे रही है, तो सरकार में बैठे हुए लोग भी तो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए ही आगे आएंगे, तो अदर लोगों के साथ तो भेदभाव होना ही होगा। तो इससे एक अलग तरह का माहौल पैदा हो जाता है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। तो साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट जो है उसके खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन, क्योंकि उनका खुद का धर्म दूसरे धर्म से ज़्यादा डोमिनेटेड नहीं है। डोमिनेट मतलब ज़्यादा लोग नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, उसको मानने वाले ज़्यादा नहीं है। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन। अगर इंडिया की बात करें, क्या जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट करता है अपने सिटीजन से धर्म के नाम पे? ज़रा पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, ये क्वेश्चन भी है और इसका आंसर आपको अभी यहाँ इस पैराग्राफ में मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन आंसर अगर किसी ने किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो वो करें, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो में ही बता रहा हूँ बेटा ये क्वेश्चन है और इसका आंसर कहाँ से है। आंसर जहाँ से आएगा मैं आपको अंडरलाइन करके समझा दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आंसर बेटा यहाँ से आपको लिखना है, ठीक। आप इंडिकेशन समझा करें मेरे। प्रीवियस चैप्टर में आपने जाना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फंडामेंटल राइट्स देता है और हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, और गवर्नमेंट से भी कहता है कि इस तरह की मेजॉरिटी वाली चीज़ों से अगेंस्ट होके आपको काम करना चाहिए और जनता की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या चीज़ें आपकी में आएंगी, ज़रा देखें। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन्स बिलीफ एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है हर एक को, इंडिविजुअल्स को, कि आप फ्रीडम, आप आज़ाद हैं कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ से किसी भी तरह से रह सकते हैं इस देश में, आप किसी भी धर्म के हों आप रह सकते हैं, इन प्रैक्टिस, और आप मान सकते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इन सब में से किसी को भी, इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम टू फॉर ऑल। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिलीजियस आज़ादी सबको मिली है, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। हमारे कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है इस तरह की स्ट्रेटजी को
कि स्टेट पावर है उसको अलग किया जाए और पावर ऑफ स्टेट है उसको अलग किया जाए, सॉरी पावर ऑफ रिलीजन को पावर ऑफ स्टेट से अलग रखा जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी तो देश में या स्टेट में या किसी भी शहर में गड़बड़ होती ही होगी और होती भी है। हमने इस तरह की चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म को हमने सेपरेट किया रिलीजन को किससे, गवर्नमेंट से, या दोनों चीज़ों को हमने सेपरेट कर दिया। हमने कभी नहीं कहा या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि धर्म के नाम पे चीज़ें जो हैं सरकार चलाए या सरकार को करनी चाहिए। यस, अगेन ए क्वेश्चन, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि क्यों ज़रूरी है कि धर्म को अलग रखा जाए सरकार से, धर्म को अलग रखा जाए कामकाज से, धर्म को अलग रखा जाए सरकार की नीतियों से और हर एक चीज़ से, ऐसा क्यों है ज़रा देखें तो आप। एज डिस्कस्ड अबव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि सबसे जो महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो धारणा है सेकुलरिज्म की, वो है इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर, कि हमें उसको हमेशा धर्म को जो है स्टेट पावर से अलग करके रखना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ सबको अपनी अपनी बात रखने और चुनने का अधिकार है। आप जिसको इच्छा चाहे वोट कर सकते हैं, आप कोई सा भी धर्म जो है मान सकते हैं, उसको आगे पूजा अर्चना बढ़ावा दे सकते हैं, आप फ्री हैं इस कंट्री में। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रोइंग लिविंग इन देम। किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, वहाँ ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक धर्म के लोग हों, क्योंकि आज के ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आपको 1 2 3 4 धर्म के लोग जगह जगह रहते हुए मिलेंगे। विद दी रिलीजियस ग्रुप्स, जब इन रिलीजियस ग्रुप्स की हम बात करेंगे, देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज़ एन मेजॉरिटी। तो आप देखेंगे कि हर कंट्री में कोई ना कोई एक धर्म के लोग ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी में हैं। इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, और अगर इस मेजॉरिटी ग्रुप को गवर्नमेंट की पावर मिल जाए, सरकार में आ जाए, then it could quietly easily use this power and financial resource to discriminate against the persecute person of other religion। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है रिलीजियस बेस्ड बनी है, अब तो उसके अंदर पावर भी आ गई है, तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे से लेके अदर सारी चीज़ों को, रिसोर्सेज को यूज़ करेगी बड़ी आसानी से कि वो भेदभाव कर सके लोगों में और लोगों को धर्म के आधार पे बांट सके। हमारे यहाँ होता है ना, हमारे यहाँ कितना ज़्यादा होता है, आप शायद उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। दिस tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion and times even the killing of religious minority। जब इस तरह का आतंक, टायरेनी, मेजॉरिटी फैलाती है तो क्या रिजल्ट निकलता है बेटा, भेदभाव बहुत होता है, कोएर्जन मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती बहुत होती है, ठीक, और एट टाइम्स यहाँ तक कि रिलीजियस माइनॉरिटी और इन सब चीज़ों के आधार पे जो है लोगों की हत्याएं भी होती हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं। द मेजॉरिटी कुड क्वाइटली ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिस देयर रिलीजन। अब जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, मतलब जो इस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, वो आसानी से माइनॉरिटीज़ को उनके धर्म के प्रचार के खिलाफ रोक सकते हैं, वो ज़बरदस्ती कर सकते हैं। इंडिया में तो होता है। Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion। अब बात क्या है, इस तरह का डोमिनेशन, बहुत होना, किस आधार पे, कि हम तो बहुत ज़्यादा नंबर हैं रिलीजन के आधार पे, तो वो जो है कई बार वायलेशन, लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद का रूप ले लेता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जहाँ पे गारंटी दी जाती है कि हर कोई एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट करेगा। तो हमारे यहाँ लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। देयरफॉर द टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, तो जो आतंक है मेजॉरिटी रिलीजन का, एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, मतलब
लड़ाई झगड़ा है इस तरह से, या उनका हनन है, उनको नुकसान पहुंचाना है, दैट कैन रिजल्ट इन वन रीज़न, तो वो एक तरीके से उसका रिजल्ट जो है निकल के आता है क्या, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तब समझ में हमारे बात आती है कि हमारे यहाँ क्यों धर्म को सरकार से अलग रखा गया है, या धर्म को सरकार से, सरकार को धर्म से अलग रखा गया है। दोनों चीज़ें एक नहीं हो सकती, इस आधार पे रखा गया। Another reason that is important to separate religion from the state in democratic society, वो पहला वाला रीज़न बेटा उधर था फर्स्ट, ये आपका सेकंड रीज़न है यहाँ से, ठीक। कि क्यों इम्पोर्टेंट है सेपरेट किया जाए रिलीजन को स्टेट से, democratic society is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace and other religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently। क्योंकि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, किसको, आपको, हमें, सबको, इस चीज़ से कि जो फ्रीडम है, एक दूसरे की जो आज़ादी है, वो कहीं ना कहीं उनके धर्म से बाहर ना निकल जाए। मतलब धर्म को लेके हम एक दूसरे को कहीं अटैक ना करें, एक दूसरे का नुकसान ना पहुंचाएं, एक दूसरे को बढ़ावा दें, और जो फ्रीडम है हमें मिली है रिलीजियस टीचिंग्स के लिए, उनको अपने तरीके से हम इंटरप्रेट भी करें, उनको जो है हम अच्छा बताएं, और एक दूसरे का मान सम्मान रखें। इसलिए ये चीज़ें अलग की गई हैं, गवर्नमेंट और इस तरह की चीज़ों को अलग रखा गया धर्म के नाम से। टू अंडरस्टैंड द पॉइंट बेटर, इस चीज़ को और अच्छा समझने के लिए, लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने छुआछूत की एक जो प्रथा है उसको लेके चले हैं, उसको लेके बात की है, तो ज़रा आप देखें उसको एक बार। You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore, आप जानते हैं कि हमारे धर्म में इस तरह की छुआछूत बहुत ज़्यादा रही है, आज भी ज़्यादा भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। And therefore you want to try and reform it, इसीलिए आपने कोशिश की और इसको आप बदलना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं। However, if state power were in hands of those Hindus who support untouchability, अब इसको ऐसे समझ लीजिए आप माइनॉरिटी वाले हिस्से को, कि क्या हो कि जो हिंदू हैं और जो सपोर्ट करते हैं टचबिलिटी को, वो स्टेट पावर में आ जाए, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस, तो आपको लगता है कि बहुत आसान ऑप्शन होगा और आप उसको बदल देंगे। इवन इफ यू वन पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, जबकि आप उस ग्रुप के हिस्से से आते हैं जो बहुत डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेम्बर्स ऑफ योर कम्युनिटी, तो आप बहुत ज़्यादा विरोध झेलेंगे अपने आसपास सोसाइटी में रहने वाले लोगों से, कम्युनिटी से। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism। अब ऐसे मेंबर जिन्होंने कंट्रोल कर रखा है गवर्नमेंट को, तो वो कुछ इस तरह की चीज़ों को पास करेंगे और लोगों को कहेंगे कि जो हिंदुज़म को सिर्फ और सिर्फ बताए अच्छा, और उसको उसी को इंटरप्रेट करे, उसी को समझाए, उसी के ऊपर बात हो, that you do not have the freedom to interpret this differently। और फिर आपको ये भी मतलब अधिकार ना दिया जाए कि आप इसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकें, क्योंकि वो लोग अगर छुआछूत को मानते हैं तो सिंपल सी बात है कि वो धार्मिक भेदभाव को ज़रूर मानेंगे, ये सिंपल सी बात है, और वो फिर कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को अपने नीचे से रखने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, अगेन एक क्वेश्चन आ गया बेटा कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, तो उसके आंसर्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट है। देखिए आंसर क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने कह दिया है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग, ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग, कि सेकुलर स्टेट बहुत सारी चीज़ों को लेके चल सकता है। कौन कौन सी, आंसर्स में पॉइंट क्या है बेटा, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि एक धर्म के लोग या कम्युनिटी दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमा सकते। सेकेंड है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो डोमिनेट नहीं कर सकते अदर मेंबर्स जो हैं सेम रिलीजियस कम्युनिटी के। यानी कि वही बात आ गई कि जो उच्च और नीच का फ़र्क मानते, जैसे हिंदू धर्म में भी होता है, अदर रिलीजन में भी होता है। थर्ड है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स,
कि जो स्टेट है, सरकार है, वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती किसी को धर्म को लेके, और ना ही वो किसी के धर्म की आज़ादी को लेके किसी पर्सन को जो है परेशान कर सकती है या उसको किसी चीज़ से दूर कर सकती है। तो ये बेटा क्वेश्चन था और ये उसका आंसर है। अब जहाँ जहाँ मैंने कहा है कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, तो ये सारी चीज़ बेटा आपको नोटबुक में लिखनी है। चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे इससे ऊपर क्वेश्चन हो, या फर्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन हो, वो आपको लिखना है और आपको ये सबमिट करना है 7 PM तक। ठीक, मैं अलग से इन क्वेश्चंस को लिख के नहीं दूंगा, ये यहाँ मैंने आपको समझाया है वीडियो क्लास में, यहाँ से आपको वो लिखना भी है, करना भी है। लिखना कहने हैं जिन्होंने आज तक कुछ नहीं लिखा, जिन्होंने वर्क नहीं किया है, इनकम्प्लीट है, और जो न्यू स्टूडेंट है, उन सबको लिखना है। और जिनका हो रहा है अच्छे से, तो वो दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, और जो हमने कहा है आप प्लीज़ उसको ध्यान दें। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।